अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। और नबीहा, आज हम सबसे पहले वेलकम करेंगे इंग्लिश टीम को, जो कि टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुकी है इस्लामाबाद में। उनको हम मरहबा कहेंगे, जी आयानू कहेंगे, पखैर राखले कहेंगे, जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनको वेलकम कहने के लिए, खुश आमदीद कहने के लिए। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम अपने मेहमानों की खुश आमदीद कहने के लिए, उनकी तवाज़ो करने के लिए पूरी तरह से इस वक्त रेडी हो चुका है। और अब 17 बरस के बाद हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश टीम है, उनको जो वहां पर लोग मौजूद हैं रावलपिंडी में, उनको ये टेस्ट सीरीज देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुख्तलिफ स्टेडियम्स में ये मैचेस खेले जाएंगे। जो शौकीन क्रिकेट है उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और पाकिस्तान की जो शानदार लास्ट टाइम परफॉर्मेंस रही थी, उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का जो टाकरा है वो इंग्लिश टीम से होगा। और इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते चलेंगे इन आवर प्रोग्राम, और फुटबॉल के हवाले से भी अपडेट करते चलेंगे। अनवार, एक बड़ा अपसेट भी हुआ, बेल्जियम वर्सेस मराकश। किसी ने सोचा नहीं था, वर्ल्ड क्लास टीम अगेन, और अपसेट पे अपसेट हो रही है इस वर्ल्ड कप में। बहरहाल आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ऑन टॉप स्टोरीज। आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ISPR का भरपूर रद्द-ए-अमल। FPR से डेटा किसने लीक किया, पहेली का जवाब ताहाल क्यों ना मिला। इस्तीफे देने का ऐलान, क्या कप्तान अमल दरामद करेंगे। इत्तेहादी पंजाब में सरगर्म, परवेज इलाही कुर्सी बचाएंगे या सियासत। फुटबॉल मैचेस पर नजर, गोल पर गोल मैच होते हैं या गदर, मैच की निगरानी कितनी मुश्किल होती है। डिप्रेशन का इलाज दरियाफ्त, कौन से गुर आपको परेशानी से बचा सकते हैं। आज की वायरल वीडियो और लाहौर की मछली मंडी की सैर भी आपको करवाएंगे, आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। ये सारी बातें और मजीद इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन नबिया, सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत ही लंबे अरसे से एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जब भी जो इक़्तिदार से रुखसत होती हैं, सियासी जमातें हैं या सियासी क़यादत है, उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात कायम किए जाते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। लेकिन अब ये सिर्फ महदूद नहीं रह गया सियासी क़यादत तक ही। हम देख रहे हैं कि पाक आर्मी पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कुछ खबरें सोशल मीडिया रिटायरमेंट में कुछ दिन बाकी बिल्कुल भी हैं। 29 नवंबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है कुछ गैर मारूफ प्लेटफॉर्म की जानिब से, उनके एहसासों की जानिब से। बल्कि ये भी स्टेटमेंट सामने आई कि FPR किस तरीके से स्टेटमेंट जाली है, गलत है, या कौन ये अफवाहें फैला रहा है। फिर ISPR को सोशल मीडिया पर ट्वीट जारी करना पड़ी, कंफर्म करना पड़ा। आर्मी चीफ जो कि कल यानी कि 29 नवंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो उनके एहसासों के हवाले से, और खासकर नाम उनके समधी और उनकी फैमिली का लिया जा रहा है कि उनके एहसास जो है, उनके थ्रू आर्मी चीफ के एहसासों में और उनकी जो भी तफसीलात हैं वो एक इजाफा देखने को, हैवी इजाफा देखने को मिला है। फिर एक कंपैरिजन भी किया गया, हमने मुख्तलिफ स्पीचेस भी देखी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की जानिब से इंडियन आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ का जब मुवाजना किया गया, और पूरी जो एक वीकेंड पे हैपनिंग रही आप तमाम लोगों ने देखी। फिर अहम गिरफ्तारी भी हुई कुछ स्टेटमेंट्स के हवाले से, वो भी हमने देखा। बहरहाल लेकिन पूरी मुफस्सिल हमने देखा, डिटेल फिर सामने आई ISPR की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया है और खानदान का जो हर असासा है वो FPR में डिक्लेयर्ड है, वो टैक्स पेयर है और उसकी टैक्स रिटर्न वो हर साल ही फाइल भी करते हैं। और हर शहरी की तरह आर्मी चीफ और उनकी फैमिली टैक्स हुकाम के जो सासाजात हैं उन पर वो जवाबदेह भी हैं। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को। आर्मी चीफ के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, पाक फौज के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है, किस तरफ हालात जाते देख रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया अनवार। पहले तो मैं सिंधी में भी कहूँगा, जो हमारी टीम है इंग्लैंड की, उसको भली करे आया। आपने तमाम ज़बानों में कहा, सिंधी रह गई थी तो मैंने कहा चलो सिंधी में भी कह देते हैं। अच्छा, दूसरा अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। ये जो है ना, वो किस्सा शुरू हुआ तकरीबन कोई आज से 5-8 साल पहले, जब साकिब निसार साहब, जिन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया पाकिस्तान की अदलिया के अंदर कि बारे सबूत जो है वो उसी के पास है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है।
दुनिया भर का कानून है कि जिसके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं, मैं अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं, मैं मिसाल के तौर पर अनवार खावर साहब आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं खुदा ना खास्ता, तो मुझे साबित करना है कि मैं किस बुनियाद के ऊपर आपको जो भी करार दे रहा हूं। मैं अगर कहूं कि अनवार खावर साहब ने मुझसे गाड़ी ली थी और उसके जो है वो पैसे नहीं दिए, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैंने कौन सी गाड़ी दी थी, कब दी थी, आपने उसके पैसे क्यों नहीं दिए। यानी कि बारे सबूत मेरे ऊपर होगा, जिसने इल्जाम लगाया है उसी को साबित करना होता है कि उसने इल्जाम किस बुनियाद पे लगाया होता है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि साकिब जो निसार साहब के दौर में अदलिया थी, उसने एक नया अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड सेट किया। मेरा इशारा मियां नवाज शरीफ के केस की तरफ है। मैं बिल्कुल यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब को ना ये कहने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ कि मैं कहूँ कि जिन्होंने कोई करप्शन नहीं की या जरदारी साहब ने कोई करप्शन नहीं की, वो उनका अपना मामला है। मेरा मसला ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ना मैं उस मौजू के ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन एक नया ट्रेंड सेट हुआ कि जो इल्जाम लगाएगा जवाब जो है वो दूसरे को देना पड़ेगा जिसके ऊपर इल्जाम लगा होगा। दुनिया में ऐसा कभी इमरान खान साहब ने जो एक बयानिया बनाया, वो बयानिया कितना पॉपुलर हुआ, चोर डकैत कहा गया मुख्तलिफ सियासी लीडरान को, और वो पॉपुलर हुआ। खान साहब के जो फॉलोअर्स थे, जो यूथ थी, वो उस बयानिए को फॉलो करते हुए उन्होंने खान साहब का साथ दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इल्जामात है, इससे हमारी फौज भी महफूज नहीं है। तो किसका जिम्मेदार आपको समझते हैं ये जो बहरान लगाए जा रहे हैं, इल्जामात की जो सियासत की जा रही है? और दूसरा, एफबीआर की जानिब से अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका जिम्मेदार आप पूरा किसको समझते हैं पूरी सिचुएशन में? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैं जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं वो एफबीआर के पास जमानत होती है। मेरे असासे पब्लिक करने के लिए नहीं होते कि मैं कितना कमाता हूं। ये तो इंसान अपनी घरवाली को नहीं बताता कि वो कितना कमाता है, जो वो इंसान अपने दोस्तों को नहीं बताता वो कितना कमाता है। तो ये एक इंसान का बहुत ही पर्सनल किस्म का मैटर होता है कि उसके पास क्या प्रॉपर्टी है। एक वेल्थ स्टेटमेंट होता है, एक आपके पास जो है वॉलंटियर आप अपनी इनकम शो करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हर साल के आखिर में। तो उसके अंदर आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आपके पास सोना कितना है, आपके पास गाड़ियां कितनी है, आपके पास कैश कितना है, आपके पास और प्रीशियस आइटम्स कौन से हैं। ये एक कानून के तहत आप जो है वो एफबीआर के अंदर दाखिल करते हैं। कोई भी फर्द, मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है कि जो एफबीआर में अपने असासे डिक्लेयर करे और वो करप्शन से बनाए हुए हों, क्योंकि एफबीआर में जो आप असासे डिक्लेयर करते हैं उसमें एफबीआर को इख्तियार होता है कि वो असेसमेंट के बाद किसी को भी जो है, किसी को भी रैंडमली, या अगर उनको कोई शक हो उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो किसी को भी नोटिस भेज के बुला सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आप इसकी मनी ट्रेल दें कि आपने अगर ये शो किया है कि आपने 10 लाख रुपए साल के अंदर कमाया, तो 10 लाख रुपए कहां से आए, किसने आपको दिए, यानी कि उसके ऊपर आपने टैक्स दिया नहीं दिया। तो ये मनी ट्रेल और ये सारे मामलात, ये सब कुछ जो है एफबीआर का इख्तियार है, जो एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। कोई भी फर्द ऐसा पाकिस्तान में शायद ही मौजूद हो कि जो करप्शन से बनाए हुए एहसास एफबीआर के अंदर जाहिर करे। अब होता क्या है पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हम लोगों को किसी के पास कोई अगर कोई चीज है तो हम उसको शक की निगाह से देखते हैं कि यार इसने गाड़ी कैसे ली, इसने जो है वो फलाना जो घड़ी हाथ में पहनी है ये कैसे ली। भाई उसके अपने जराए होंगे। तो ये हमारी बदकिस्मती है। अब मामला जो है वो यहाँ तक आ गया है कि आप एफबीआर से लोगों का पर्सनल डाटा लीक करते हैं और उसकी बुनियाद पर एक कहानी घड़ लेते हैं। मैं कहानी घड़ना इसलिए कहूंगा कि अगर किसी ने करप्शन किया खुदा ना खास्ता तो वो एफबीआर में कभी डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि एफबीआर में डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि उसका इदारा या पाकिस्तान की जो अदलिया है या पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले हैं या जितने भी हैं, उनका किसी ना किसी लेवल तक उस डाटा तक रसाई हो सकती है, अदालतें हुक्म दे सकती हैं। तो अगर किसी फर्द ने मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी खड़ी की हुई है और उसको जो है वो डिक्लेयर नहीं किया असासों के अंदर, तो आप उसके ऊपर शक कर सकते हैं कि यार ये आपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई मालाफाइड इंटेंशन है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हम असासों के, एक और बात है, अगर मेरा भाई, मेरा दादा, मेरा चाचा कोई बहुत अमीर आदमी है तो मैं उसकी अमारत का जिम्मेदार तो नहीं हूं। उसकी जो उसकी दौलत है उसका जिम्मेदार, उसको साबित करने का जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन बदकिस्मती ये पाकिस्तान के अंदर ये है कि ये सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के तनाजुर में इसको नहीं देखना चाहिए। ये सोसाइटी का एक ऐसा बिगाड़ है कि जिसने पूरी सोसाइटी को मफलूज करके रख दिया है कि हम किसी के ऊपर भी उठ कर इल्जाम लगा देते हैं और फिर वो बेचारा बहुत अरसे से पैदा किया है। फवाद, ये जानना चाहेंगे, आईएसपीआर की जानिब से हमने देखा एक बड़ा डिटेल्ड मौक़िफ़ सामने आया है, एक मखसूस तबके के हवाले से बात की गई, उनकी निशानदही की गई। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आपको लगता है हुकूमत कार्रवाई करेगी या हुकूमत अभी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है साहब मामले पर? देखें जी, वजारते खजाना के मातहत होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहां से डाटा लीक हुआ है, ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है।
ये पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीच है। इसके ऊपर वजारत खजाना को कार्रवाई करनी चाहिए एफबीआर के उन अफसरान के खिलाफ कि जिनकी आईडी से ही एक्सेस हुआ। देखिए अब सिस्टम ना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड रहा नहीं है। ये पेपर पे निकली हुई फाइलें नहीं है कि रात कोई आया और खींच कर उसकी फोटोकॉपी करा कर ले गया। अब जब सिस्टम पे आप लॉग इन करेंगे तो सिस्टम उसकी एक आईडी जनरेट करेगा, सिस्टम उसके जो है वो फुटप्रिंट बनाएगा। अब ये हो नहीं सकता कि इन तमाम चीजों के ऊपर तहकीकात ना हो। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ सरबराह जो है मुसल्लह अफवाज के उनका कोई डाटा लीक हो जाना ये मुल्क के लिए खतरे की बात है। आज ये डाटा लीक हुआ है, कल किसी और किस्म का डाटा लीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर ना तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत को इसके ऊपर जो है वो आप नहीं समझते कि एक पूरी सोची समझी साजिश रची जा रही है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत नाम लिया जा रहा है इदारों का, फौज का नाम लिया जा रहा है। अगर हम कुछ नामवर सहाफियों का भी तस्करा करें ऑन सोशल मीडिया, जिनकी बड़ी तादाद में फॉलोइंग है, वो भी इदारों पर तनकीद करते हैं। फिर हम जलसे जुलूसों की लॉन्ग मार्च का अगर जिक्र करें तो खान साहब ने खुलेआम इससे पहले बात की, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। तो आप नहीं समझते कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर फौज को खराब करने की कोशिश की जा रही है कि इदारे जो हैं वो सियासत में मुलव्विस है, उनकी इंटरफेरेंस है? क्या कहेंगे? देखें जी, बदकिस्मती यही है पाकिस्तान की कि हम जो है वो रियासत और सियासत को अलग अलग नहीं कर रहे। हम अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान करने पे तैयार हैं। पाकिस्तान की अफवाज एक रियासती इदारा है कि जिसने रियासत की यानी कि रियासत पाकिस्तान की हिफाजत करनी है जो आइन के तहत चलती है। अब बदकिस्मती है, देखें आजम सवाती साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं, मैं उनकी गिरफ्तारी पे कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जलसे में खड़े होके वो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मवालना कर रहे हैं, उनकी दौलत का, उनके असासाजात का मवालना कर रहे हैं। कभी अपने दुश्मन को इस तरीके से जो है वो ग्लैमराइज किया जाता है। मुझे सिर्फ आप एक बात बता दें, इंसान की सबसे बड़ी नाकामी तो यही होती है कि वो अपने दुश्मन को जो है वो ग्लैमराइज करना शुरू कर दे। दुश्मन चाहे आपसे कितना बड़ा हो, हमेशा दुश्मन को जो है वो अपनी कौम के सामने, अपने लोगों के सामने ग्लैमराइज नहीं किया जाता। ये नहीं कहा जाता कि दुश्मन बहुत ताकतवर है। अगर दुश्मन बहुत ताकतवर है तो फिर आप लोग जो है वो किस बात का जो है वो किस बात के लिए हमने आर्मी बनाई हुई है? हमने आर्मी जो अपनी बनाई हुई है अपनी हिफाजत के लिए बनाई हुई है, इसलिए हम दुश्मन को ग्लैमराइज कभी नहीं करेंगे। हो सकता है कि दुश्मन ताकतवर हो, लेकिन हमारा जज्बा जो है वो उनसे ज्यादा है। यहाँ बदकिस्मती यह है कि हमने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सरफे नजर करते हुए हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि अपनी सियासत के लिए रियासत के जिस भी फर्द के ऊपर इल्जाम लगा दें, जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं ट्विटर के ऊपर, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर बुरा भला कहा जा रहा है। मुझे बताएं कि सरहद पे खड़े हुए एक जवान को, जिसको मोराल बुलंद करने के लिए जो है वो जज्बे की जरूरत है, उसके जज्बे को किस कदर ठेस पहुंचती है कि जब उसके सिपाही सालार को, उसके कायद को जो है वो आप गालियों का निशाना बनाते हैं, तानों का निशाना बनाते हैं, तो उसके मोराल के ऊपर एक बहुत सख्त असर पड़ता है। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिन्होंने हर महाज पे कुर्बानियां दी हैं वो कुछ परेशानी का शिकार नजर आती हैं। और परेशानी जो है वो बड़ी आर्जी सी है, क्योंकि सियासत ने यही रहना है, रियासत ने ताहयात ताबद इंशाल्लाह जिंदा रहना है और पाकिस्तान में सलामत रहना है। तो इस तर्ज अमल को भी तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान की अफवाज को आज आप निशाना बना रहे हैं, इसका मतलब आप दुश्मन को दावत दे रहे हैं कि हमारी अफवाज के ऊपर आप भी उसी तरीके से हमलावर हो जिस तरीके से हम हो रहे हैं। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसका तस्करा किया जाता है, तो वो यही था कि आप अपनी अफवाज के हवाले से, अपने सिपाही सालार के हवाले से, अपने अफवाज के जो कायदीन है उनके हवाले से जो है वो एक शुबहात पैदा कर दें और उनको भी सियासत में घसीट लें, अपनी सियासत के लिए, अपनी बोटी के लिए जो है वो रियासत का बकरा कुर्बान कर दें। तो ये बदकिस्मती है, इसके ऊपर यही तबसरा किया जा सकता है। और ISPR का जो रद्द-ए-अमल है वो बहरहाल बिल्कुल दुरुस्त है कि आप कैसे खानदान के दीगर अफराद को, जब पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट है कि जो है वो मैं अपने असासों का जिम्मेदार हूँ और मेरे से मुंसलिक लोग जो है वो मेरे असासों के, या मैं उनका जवाबदेह नहीं हूँ। अगर कोई समझी कि कहीं पे बाजवा साहब के बेटे की शादी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजवा साहब वहां जाके उनके असासों को पहले चेक करें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके जी आपके कौन से असासे हैं, कहां से आए और किसके असासे कितने हफ्ते में बढ़ गए। इसका मतलब तो यह है कि कारोबार करने का किसी को हक ही नहीं है। अगर किसी ने डिक्लेयर्ड असासे दिए उसके ऊपर आप सवाल कर कैसे सकते हैं? डिक्लेयर्ड का मतलब तो यह है कि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे पास ये असासे हैं। इसका मतलब उसके पास जवाब मौजूद है कि उसके पास ये असासे कहां से हैं। तो इस तरह की बेपर की उड़ा देना, उसको फिर आप सहाफत तो नहीं कहेंगे। जर्द सहाफत इसी को कहा जाता था अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम देखें। ठीक है फवाद, जिस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से दावा किया गया था कि जिन अफराद की जानिब से ये डाटा लीक किया गया है हम उन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद से कोई भी खबर, कोई इतला मंजर आम पर नहीं आई।
देखिए जी, कार्रवाई जो होती है ना अनवार, लाजमी नहीं होता कि उसकी एक एक मिनट की रिपोर्ट मीडिया के ऊपर भी आए, उसकी एक एक मिनट की रिपोर्ट हर उस फर्द तक पहुंचे कि जो उस कार्रवाई के बारे में जानना चाहता है। मुसल्लह अफवाज के सरबराह यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से अगर कोई कैंपेन चलाई गई है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है वो वक्त आने पर सामने आ जाती है। कार्रवाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये बताया जाए कि रात इतनी जगहों पर छापे मारे, इतने कंप्यूटर के आईडीज को ट्रेस किया गया, उसके बाद इतने जो है वो रेवेन्यू कमिश्नर्स को उठा लिया गया जो एफबीआर के थे, उसके बाद ये किया गया। ये तमाम चीजें जाहिर है कि वक्त आने पर सामने आ ही जाता है कि जो देखिए ना, आज अगर एक कार्रवाई हो रही है तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचते पहुंचते हमारे यहाँ एक और बड़ी बदकिस्मती है। हम जो है ना, जिस वक्त इल्जाम लगता है उस वक्त उसको मुजरिम समझना शुरू कर देते हैं। मुल्जिम और मुजरिम के अंदर फर्क है। मुल्जिम वो होता है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ इल्जाम लगते ही हम लोगों को मुजरिम समझना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी फर्द पे इल्जाम लग जाए खुदा ना खास्ता, वो सारी जिंदगी अपने ऊपर से उस इल्जाम को धोता फिरता है। ये पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ी बदकिस्मती कोई हो नहीं सकती। इल्जाम तो मैं भी किसी के ऊपर खड़े होकर लगा सकता हूँ कि फलां फर्द है वो ये कर रहा है, फलां फर्द वो कर रहा है। इल्जाम की हकीकत नहीं होती जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए। हुकूमत भी जब कार्रवाई करेगी तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश होगी। जो भी कोर्ट ऑफ लॉ है, जाहिर है कि ये सीक्रेसी का कोई कानून जरूर मौजूद होगा यहाँ पे एफबीआर का। मैं उस हवाले से नहीं जानता कि आप किसी के जो वो असासों को या उसके टैक्स रिटर्न को इस तरीके से पब्लिक नहीं कर सकते। उस लॉ के तहत जब कार्रवाई होगी, कार्रवाई का जो भी नतीजा निकलेगा उससे जो है वो आगा होगा। और ये जाहिर है कि ये चंद घंटों का प्रोसेस नहीं होता। इस पे हुकूमत ही कार्रवाई करेगी और उम्मीद है कर भी रही होगी। जिस तरह से साग डार साहब ने कहा कि एफबीआर कार्रवाई करेगी, साग डार साहब का कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके डोमेन से मुताल्लिक है। टैक्स रिटर्न किसी का लीक हो जाती है एफबीआर के डोमेन से मुताल्लिक है। हुकूमत इस तमाम तौर मामले को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है और यही इंतजार किया जा रहा है कि कब ये जो अफराद हैं जिनकी जानिब से किया गया है या जिनकी जानिब से ये सोशल मीडिया पर कुछ फेक ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आईएसपीआर की जानिब से भी एक मुफस्सिल हमने देखा कि वो स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें इन तमाम तर बातों को रद्द किया गया था। हाई टाइम कि हम हमेशा अपने मुल्क का जो भी डैमेज होता है उसके लिए हम अपने सियासतदानों को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये इतना एक कठिन और नाजुक मरहला है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं कि हमारी कौम को, हमारे मुल्क के नौजवानों को हमें बड़ी जिम्मेदारी से मुजाहिरा करना पड़ेगा और न्यूट्रल रहकर आप उस जमात को फॉलो करें जो कि लॉजिक और फैक्ट्स पर चल रही है और जो इस मुल्क के भले के लिए काम कर रही है, जो बयानिए बनाए जा रहे हैं उस पर नहीं बिलीव करना चाहिए, डिफेंड हरगिज नहीं करना चाहिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे कुछ फुटबॉल के हवाले से, जहां हम नबिया देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो कतर इस आलमी कप को होस्ट कर रहा है वो ही इस इवेंट से बाहर हो गया है। तो मेरा ख्याल है जो हम लोग भी बड़ी दिलचस्पी से वर्ल्ड कप देख रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, एक धचका कतर के जो फैंस हैं उनको भी यकीनी तौर पर लगा होगा। लेकिन दिस इज द फर्स्ट कंट्री, कतर, जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप से बाहर हो गया देखने को मिल रहे हैं इस इवेंट में। दो के अगर तारीफ की जाए, अप्रिशिएट किया जाए कतर ने जिस तरीके से होस्ट किया है पूरा ये वर्ल्ड कप और मेगा इवेंट, और लेकिन बाहर होना कतर से क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं मदे मुकाबिल, तो कतर जरा पहली कंट्री बन चुका है इस दौर से बाहर होने वाला। और दूसरी जानिब अनवार जो अपसेट्स जारी हैं, सऊदी अरेबिया का पहला अपसेट हुआ हमने देखा, और कल जब बेल्जियम को शिकस्त हुई है तो लोग हैरान परेशान रह गए हैं, वो भी परेशान हैं। तो वो फुटबॉल जो है बड़ा अपने रंग बदलते दिखाई दे रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी। अब वो जो फेवरेट वाली गेम है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। जब से अर्जेंटीना हारा है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो फैंस हैं उनका भी जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, का तो हम डेली फुटबॉल इनवार डिस्कस करते ही हैं, फिर पाकिस्तान के फुटबॉल की भी हम बात करते हैं। पाकिस्तान में कौन सी हर्डल्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं, फुटबॉल के हवाले से एक्सपर्ट हमारे साथ होता है इन स्टूडियोज। तो वो जो फुटबॉल के मसाइल हैं और हमारी टीम के जो मसाइल हैं वो तो हमें लग रहा है कि काफी हमें इंतजार करना पड़ेगा। शायद नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं शायद वो ही फुटबॉल टीम देख सके पाकिस्तान में। तो लेकिन पाकिस्तान में जहां पर फुटबॉल का इंतजार किया जा रहा है वहीं पर लियारी की भी बात की जाती है कि वहां पर जो है मिनी ब्राजील कहा जाता है। और शौक है वहां पर, बहुत शौक है, बहुत टैलेंट मौजूद है। कोयटा में बहुत ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है, भी होती रहती है इसी हवाले से। बिल्कुल, और जो लियारी में फुटबॉल खेला जा रहा है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है, उसके लिए बहुत काम भी किया जाता है। अच्छा, हमारे साथ नबिया आज
इसी हवाले से बात करेंगे, गेस्ट का तारुफ करवा देते हैं। गेस्ट हैं बिल्कुल, अखोना मकलीमा उनका नाम है, आपसे उनकी मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे बात भी आपकी करवाएंगे। ये फर्स्ट फीमेल रेफरी हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हमारी मेहमान हैं। यहाँ पर जो मेंटर्स हैं, जो लीडरशिप, जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान उनका ये दूसरा विजिट है। आज उनसे बात करते हैं। अकोना, वेलकम इन पाकिस्तान, हाउ आर यू? Thank you. Good morning. I must say that you must be missing the mega event that you are here. Yes, I am really missing a very big event, which is the second biggest event in the world. But good morning, and good morning to your listeners at home, and thank you for having me. Thank you, Akhona. It's surprising that football World Cup being held in Qatar, but you are in Pakistan. Tell us the story behind the lines. It can only be about passion, love, and the development of a young girl. So the only reason why I am here, we can thank the Galaxy Sports, which is also very close to my heart in terms of helping women and young girls to participate in sports and also give them the tools to get to reach their full potential. So this is the only reason. How much potential you see in young girls? You know, sports? At first you can see that the young girls, they're really developing, they're really starting, but the more you engage to them, you see a lot of potential, you see the drive, you see that they are hungry, they are willing to learn. And you know, when we were doing the what is your goal, what do you want to achieve, tell us about your dreams, write it down. You can see that they really want, when they were presenting their plans to us, you can see that they really want to go far, but they need some support, they need a little bit push. So there is a very good potential. हम भी अक्सर यही बात करते रहते हैं कि जो पोटेंशियल है वो हमारे यहाँ मौजूद है, खिलाड़ियों में भी है, उसके अलावा जो लोग हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल जाए हमारे ऊपर से मिल जाए, इन केस ऑफ फंड्स मिल जाए, जो फेडरेशंस हैं वो अपना काम ठीक से करें, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कि हमारे यहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत आगे तक जा सकते हैं। So Akhona, we really want to know that how you feel the hospitality and food experience. Did you like Pakistani food and culture? The culture is amazing. Okay. Beautiful and people. What about the food? Food is beautiful, but a little spicy for me. Yes, a little bit spicy for me. What have you tried? I've tried the fish. I love the fish. Yes. I've tried the chicken kebab, which is extremely chicken kadahi, chicken biryani, chicken desi kadahi, chicken cooker. No. Have you heard about this? Maybe the triangle, yes. Desi cooker, have you heard? Desi cooker. You must have tried before you go back to your country. I hope Rabia is listening. I want to get that. अच्छा रबिया इनके साथ है, रबिया इनको जरूर ट्राई करवाइएगा। अभी तो आपने इनको फिश खिलाया, बहुत सेफ साइड पे रही है, लेकिन देसी कढ़ाई, देसी कुकर, भाई पंजाब में आए हैं तो पता चलना चाहिए कि पंजाबी खाने जो है वो कैसे होते हैं। So Akhona, how long you are going to stay here in Pakistan? I am in Pakistan I've been in Pakistan for the 8 days, but today is my last day in Pakistan. Tomorrow is my last day in Pakistan, but I am going to come back next year, inshallah. But we shall see. Yeah, we are not going to stop because we have a plan for Pakistan. Have you learned some phrases of Urdu or Punjabi? I've learned, inshallah, TK. Light आ गई, light चली गई. I've also learned to say Obaya. Obaya. ठीक है. So Akhona, tell us, you are the first female referee from South Africa. You have changed the history. How this all was possible? You know, obviously, I come from a very remote area in my country, in the province as well. I've started playing football, but I'm coming from a rugby community. Okay. So I've always been very active as a child. So this is how I started playing all the sporting codes. And later in the years, because of the lack of development structures and things that were put in place, no competition for women, I was only competing only in college. So when I finished college, now there's no competition. And luckily when I was like, okay, I'm done playing, then the South African Football Association came with a program that they want to develop women referees. Then I took that opportunity and I ran away with it. But it was not in my plan A, it was not my plan A. I didn't want to be a referee. Okay. It was not even a thought. You want to be a player? I wanted to play professional. Okay. But when that did not come through, I was presented with the second opportunity. I took it with a full mindset and here I am.
Okay, So great. Akhona, I'm sure you must be following all the matches and all the Yes. upsets. We are just, following the World Cup, and this is the first time any Arab country have, hosting Football World Cup. And how do you see Qatar is being just so amazing host and all the management? You know, when I went to Qatar for a workshop, I was like, oh my God, this country is amazing. This place is beautiful, and the technology and everything is really amazing. So I was also saying, at least I think my country, we are a little bit backwards when I look at Qatar. But it is a really experience, a very, very good experience. But I did not stay for long. So the 5 days I was there, I really enjoyed And I think everything. they waited so long for this Yes. mega event, Yes. actually. It took them 12 years. 12 years, Okay, yes. so tell us, it's your second time in Pakistan to train and prepare the next generation for female mentors and sports leaders. How's your experience in Pakistan? The experience in Pakistan, I think we do have women that have participated in sports at the highest level, all right? Okay. But now I feel like they are not really exposed to an extent, or you do not have support structures for Supports. women to participate, or you are not giving women enough space to be vocal about their experiences and give back to their communities. And I always feel like, I'm sorry, but I look at it because I feel like you take the highest population of Yes, the country. yes, Women 52%. take the amount of population in the country, and you cannot deprive those people an opportunity to participate in sports, an opportunity to explore, an opportunity to change the world. So if they can be given a voice, the world will be a better place for Pakistan. बिल्कुल बिल्कुल और अखुना की जिस तरह बात से हम बिल्कुल ही discuss दुरुस्त कर है रहे कि थे कि यहाँ पर खवातीन opportunities और हम भी नहीं हैं। हमेशा मीडिया के थ्रू अपने मॉर्निंग शोज में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सारी एनजीओज हैं जो खवातीन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि बिल्कुल। उनको इक्वल मौके मिले, और वो जो हमारी कमिंग जनरेशन है उसमें ये चीज़ लैक नहीं हो और खवातीन तालीम से महरूम ना रहें, ताकि हर फील्ड में जा सके। और अनवार कहीं ना उन्हें कहीं free हमने environment मिले। इसको कम भी किया है। आप देखें कि एवरीवेयर स्पेशली इन सिटीज खवातीन काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये एक अचीवमेंट है मेरे ख्याल से, जो हमने पिछले गुज़श्ता कई सालों में जिसने हमने इस फासले को हमने तय किया और अबूर किया है। और इस पर मजीद काम करने की जरूरत भी है, जिस तरह से अकोना भी हमें इस तरफ तवज्जो हमारी दिला रही हैं कि जो फेडरेशंस हैं उन्हें अपना काम बखूबी करना चाहिए। अकोना, आई वांट टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इज फिटनेस फॉर अ रेफरी इन दिस फील्ड? 100%. You need 100% fitness. It is very important because the game now is changing. The game is getting faster. The game is getting more technical. So you need to be fit. There is no way, it is impossible for you to participate, to be a match official if you are not fit. One, you need to be fit physically. Two, you need to be fit mentally. And three, you need to be fit psychologically. Because you are not only dealing with the 22 players in the field, you are also dealing with the technical benches. And also you need to be very strong so that you can deal with the spectators. You must share some tips with us about your fitness routine. And Fitness. Share your fitness routine. My fitness routine, it depends. In 5 days, I need to cover endurance. I need to cover strength. I need to cover speed agility. I need to cover coordination. And also I need to analyze my matches, watch other match officials, and I need 1 rest a week. Okay, that's 100%. very It's a important. must. That's very Thank important you for us. so much, Akhona. Yes. It was great having you at our show. और जनाब, I'm sure आपको भी अच्छा लगा होगा अखोना से मिलके मुलाकात करके, और जो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से उन्होंने तस्करा किया कि पाकिस्तान की जो बड़ी आबादी है, ख़वातीन 52% रिप्रेजेंट करी, तो उनका स्ट्रॉन्ग होना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अनवार अब कुछ बात कर लेते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के हवाले से। अखोना भी जिक्र अभी यही कर रही थी कि मेंटली हम हमेशा फिजिकली फिटनेस की हमेशा जिक्र करते हैं कि हम स्किनी हो जाएं, दुबले हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, अपना वजन कम कर लें, लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत कम हम सोचते हैं। तो उस पर एक रिपोर्ट रेडी की गई है कि जो आजकल लोग स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, मजीद कौन सी उन्हें बीमारियां लाहक हो सकती हैं। हमारी टीम ने एक रिपोर्ट रेडी की है, वो देखते हैं। में
हर शख्स तेज रफ्तार वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वक्त से आगे निकलने की इस दौड़ में इंसान अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन में इजाफा होता जा रहा है। इस दबाव से निकलने के लिए मुहक्किकीन ने 7 तरीके बताए हैं। पहला तरीका वर्जिश। जॉगिंग या साइकिलिंग आपको ज़हनी दबाव से निजात दिलाती है। वर्जिश करने से एंडोर्फिन नामी हार्मोन खारिज होता है, जो इंसान में खुशी और फुर्ती का एहसास पैदा करता है। लेकिन जॉगिंग और साइकिलिंग में किसी से मुकाबला हरगिज़ न करें। मुराकबा, योगा और लंबी सांसें खींचना भी ज़हनी तनाव से निजात की वजह बन सकता है। आप मालिश या मसाज भी करा सकते हैं। पुरसुकून जगह। रोजाना अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें। पुरसुकून जगह जाएं। आपके घर में मौजूद कमरा भी पुरसुकून हो सकता है। म्यूजियम, लाइब्रेरी या मस्जिद भी जा सकते हैं। हॉलैंड के मुहक्किकीन के मुताबिक सब्ज रंग इंसानी जहन को हशाश बशाश कर देता है, इसलिए फितरत से करीब रहने की कोशिश करें। अक्सर लोग दफ्तर के बाद रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर कामों में मसरूफ हो जाते हैं। ये रूटीन भी परेशानी का बाइस बन जाती है। रोजाना दूसरों को वक्त देने की बजाय अपने साथ वक्त गुजारें। दिन भर दफ्तर में कंप्यूटर के सामने बैठने से खून में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं। दफ्तर के दौरान ही चंद मिनट के लिए ताज़ा हवा में टहलने के लिए जरूर जाएं। सबसे अहम बात जो हर फर्द के लिए बड़ा मसला है वो है नींद का पूरा न होना। तो जनाब, एक बालिग फर्द को रोजाना 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। पुरसुकून जगह पर सोएं ताकि नींद में खलल पैदा न हो। ये हिदायत बैनुल-अक़वामी जरीदों से हासिल की गई हैं। बहरहाल तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुछ वक्त खुद के लिए भी जरूर निकालें। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अनवार, आज तो हम स्पोर्ट्स के हवाले से मुसलसल बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एक और खिलाड़ी का तस्करा आखिर हम क्यों ना करें। पाकिस्तान के हशाम हादी खान ने एशिया कप यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली है और भारत के शहर नई दिल्ली में होने वाली यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हशाम हादी खान एक मर्तबा फिर से एशियन चैंपियन बन गए हैं और प्राइड ऑफ पाकिस्तान अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे। पहले भी यही चैंपियन थे और कामयाबी से इस बार भी दिफा करते हुए उन्होंने फाइनल में भारत के मधु गोपाल कुमार को शिकस्त दी है। ये 3 रोजा इवेंट हो रहा था जिसके फाइनल राउंड में पहुंचने वाले हशाम हादी खान के हवाले से आपको बता रहे हैं। खेल के दूसरे दिन से ही नबिया इन्होंने लीड हासिल कर ली थी और इनका जो 2 दिन का स्कोर था वो 1420 था। और जो टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मोनस खान हैं वो भी मलेशियन प्लेयर के खिलाफ हाई ईस्ट इनफरादी स्कोर 760 उन्होंने भी बनाया था। बिल्कुल जबरदस्त बात है और कितना मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। इस तरह की गेम्स हम यूजुअली जब फुटबॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं या हॉकी की बात करते हैं तो हम लाजमी फिटनेस की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस की। लेकिन जब आप माइंड गेम्स इस तरह की आपको प्ले करनी होती है और इंटरनेशनली प्ले करना होता है और मुकाबला था। देखिए 11 ममालिक, आपको फोकस्ड रहना कितना जरूरी होता है इस तरह की गेम के लिए। तो हादी ने तो जनाब भी साबित किया है कि ही वाज वेरी फोकस्ड, तभी ट्रॉफी वो लेकर अब आ रहे हैं और इंशाल्लाह पहले भी यही चैंपियन थे जैसे हमने आपको पहले भी बताया। और 11 ममालिक के जो 60 प्लेयर्स थे उनके दरमियान ये मुकाबला था, विच इज अ बिग नंबर। तो टॉप 10 में हमने देखा कि पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स रहे। चैंपियन हशाम हादी खान पहले नंबर पर रहे, भारत के मधु गोपाल कुमार दूसरे और अफान सलमान तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी। दूसरे स्पोर्ट्स की खबरों को इनको भी जरा वायरल किया करें, ट्रेंड बनाया करें ऑन सोशल मीडिया। हम तो अपने शो में तस्करा करते ही हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो क्रिकेट ट्रेंड बन जाता है ऑन ट्विटर। लेकिन अब देखें ना कि ये भी ट्रॉफी आई है जनाब पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से कि हमें इंडिया से ही बिल्कुल दूसरे नंबर पर रहे तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और सियासत का ना हो, खान साहब की सियासत का तस्करा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया लेकर पाकिस्तान सियासत में वाकई रहते हैं। बिल्कुल, तो एक तवील अरसे से मुल्क की सड़कों पर जारी जो कशमकश है, सियासी अनारकी का जो खेल जारी है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वो मामला पूरा ठंडा हो चुका है। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि शायद, लेकिन खान साहब ने, जैसे कि मैं महसूस हुआ ना कि मामला खत्म हो चुका है, खान साहब ने खेल का एक और पत्ता सामने रखा और आखिरी पत्ता कहा जा रहा है, इसको सरप्राइज भी कहा गया था कि मैं बड़ा सरप्राइज दूंगा, वो रिवील हो चुका है। अनवार पिंडी में खड़े होकर उन्होंने जो अपनी एहतिजाजी सियासत है, ये आखिरी कार्ड अपना
शो कर दिया है, जो इमरान खान ने अपने सियासी हलीफों और मुखालिफिन को यकसा तौर पर सरप्राइज किया है, जिसका बारहा वो जिक्र कर रहे थे। और उन्होंने कहा है कि वो इस करप्ट सियासी निज़ाम से अलहदगी इख्तियार करने का इरादा रखते हैं और जिसका जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब के वजीर आला हैं उनकी मुशावरत से ये फैसला किया जाएगा। और इसके बाद इस फैसले की तौसीक जो होगी वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में की जाएगी। कहा जा रहा है कि सब एक पेज पर नहीं है खान साहब की इस फैसले को लेकर। बहरहाल खान साहब ने क्या कहा है, आप एक नजर डालिए। अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है, सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। अच्छा, उधर नाजरीन कप्तान ने ऑब्वियसली सियासी चाल का आखिरी कार्ड अब खेल दी है। सवाल यहाँ पर अब ये पैदा हो रहा है कि खान साहब के लिए जो इस्तीफों का कड़वा घूंट है ये कितना काबिले अमल होगा, ये खान साहब कर पाएंगे? पंजाब केपी हुकूमतों से इस्तीफे देना इतना आसान नहीं है जितना अभी क़यादत समझ रही है, खान साहब समझ रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़वा घूंट होने वाला है पीटीआई के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं जो मुलाकातें इमरान खान से हो रही हैं पार्टी की अक्सर क़यादत की, वो इन इस्तीफों के फैसलों से मुत्तफिक नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इमरान खान की जो एहतजाजी सियासत है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें होने की वजह से ही उनकी वो सियासत भी कायम है। लॉन्ग मार्च भी इसी वजह से यहाँ तक पहुंच सका क्योंकि खान साहब पंजाब और केपी में उनकी हुकूमत थी, तो ये एक बड़ी वजह थी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक वो इमरान खान के हुक्म पर फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील कर देंगे। परवेज इलाही साहब ने क्या कहा है वो भी देखिए। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है, ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। उधर हुकूमत भी इस तमाम तर मामले को बिल्कुल भी इजी नहीं ले रही और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात भी हुई है। सियासी उमूर पर बातचीत की गई, जबकि वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज मॉडल टाउन में तलब किया है। यही नहीं बल्कि इत्तलात ये भी मौसूल हो रही है कि जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं महमूद खान, उन्होंने भी अपोजिशन से रब्ता किया है और अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऑप्शन वो दे रहे हैं ताकि खान साहब असेंबलियां तहलील ना कर सकें। तो आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है पॉलिटिकल हैपनिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, भी दिखाई दे सकती है। इसी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। खान साहब ने, आप समझते हैं कि अपनी सियासत का, अपने खेल का अब आखिरी पत्ता भी खेल दिया है? अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर खान साहब क्या नया फॉर्मूला लेकर आएंगे? जी देखिए, बात यह है कि खान साहब जो हैं उनके जो डिसाइपल ही कहना चाहिए, सपोर्टर्स तो नहीं कहना चाहिए, वो जो उनके डिसाइपल्स हैं बेसिकली जो दीवाने हैं उनके, उन्हें तो जाहिर है कि किसी से फर्क नहीं पड़ता कि खान साहब यू टर्न लें या राउंड अबाउट पे घूमते रहें। अभी हमने देखा है कि वो अमेरिकन जो साइफर का एक साजिश था वो बिल्कुल ही वाइंड अप करके उन्होंने फेंक दिया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक वाला एक लाइन बनाई, वो भी मतलब पिट गई। उसके बाद वो भी उससे भी पीछे हो गए। अब जो है उन्होंने ये नया एक काम कर दिया है कि तोड़ देंगे। जाहिर है कि सब जानते हैं कि परवेज इलाही तो इनके कहने पे हुकूमत तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो FIR दर्ज नहीं करा सके जिस तरह की ये चाह रहे। तो जाहिर है कि वो एक और मतलब माहौल बनाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कर दी है और कोई नई बात नहीं है कि वो अपनी बात से दोबारा वो कहेंगे उनका ये मतलब नहीं था या उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके सपोर्टर्स, उनके जो दीवाने हैं, उनका लॉजिक वगैरह से कोई ताल्लुक इतना नहीं है खास, उनका किसी फैक्ट के साथ भी कोई इतना यानी गहरा ताल्लुक नहीं है। वो इमोशंस पे चलने वाले लोग हैं और यही उनकी सारी कैंपेन भी रही है, मीडिया कैंपेन, और इसी मीडिया कैंपेन को वो आगे जारी रखने का इरादा भी रखते हैं। और इस बात को खैर मानना चाहिए कि पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेशनल्स उन्होंने एंगेज कर रखे हैं और दुनिया भर से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा जो यूज है वो आपको पीटीआई की जो कैंपेन अब भी वो डिजाइन कर रहे हैं उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
बहुत ज्यादा इनपुट मिलता है। मतलब कि उनके जो जलसे हैं उनमें वो वहां कैमरे उन्होंने लगाए होते हैं, वो वाले कैमरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब वो क्राउड को वो कैमरे कैप्चर करते हैं और उसके बाद फिर वो सॉफ्टवेयर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो ये डिटरमिन करती है कि किस बात को लोगों ने ज्यादा एंजॉय किया, किस बात पे लोग हंसे, किस बात पे लोगों ने तालियां बजाई, किस बात पे वो बोर हो गए, किस बात पे वो जलसागार से जाने लगे, कौन सी चीज है जो उन्हें जज्बात में लाती है, कौन सी चीज है जो इनको सेंटिमेंटल करके नारे लगवाती है। तो ये सारा साइंटिफिक बुनियादों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ये डाटा कलेक्शन सिर्फ पीटीआई कर रही है, और उस डाटा कलेक्शन के बाद फिर वो अपनी स्ट्रेटजी जो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स की मदद से वो अपना बयानिया आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी देखा कि जब से इमरान खान, ठीक है सर, ये बताएगा जरा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ जो तमाम इत्तेहादी हैं वो अभी पंजाब हुकूमत के मामले पर एक बार फिर से आसिफ अली जरदारी को मैदान में ला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो टास्क अभी जरदारी साहब को दिया जा रहा है, जो काफली के एमपीएस हैं, वो दोबारा से चौधरी शुजात साहब की जानिब वापस आ सकते हैं? जी देखिए पाकिस्तान एक जो सियासत है वो एक तलिस्म कदा है। वहां पे सियासत पावर गेम दुनिया भर में खैर की जैसी होती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ब्रूटल और बहुत गेम ऑफ शैडोज है। उसकी वजह यह है कि हम ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना ही हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। तो इन दोनों चीजों की एब्सेंस में जब रूल्स ऑफ द गेम को कोई भी फॉलो नहीं करता और वक्ती अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो उनमें तो जाहिर है कि सबसे जो इक़्तिदार और हुकूमत, ये सबसे कीमती चीज चौधरियों के लिए भी है, काफली के एमपीएस के लिए भी है। और यानी पहले भी यानी पंजाब में जो है वो आप जानते हैं कि हुकूमत तो उन्होंने बना ली थी। ये तो अदालती फैसला है जिसके नतीजे में मौजूदा यदि आप निज़ाम देख रहे हैं, तो जाहिर है इसको वापस लेने की उनकी एक जद्दोजहद है और वो बड़ी लॉजिकल है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने वापस आना है और जाहिर है कि वो नहीं पसंद करेंगे कि वो इतने सालों बाद जब पाकिस्तान जा रहे हैं तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जो उनके इस्तकबाल में भी यानी ट्रबल डाले और उसके बाद उनकी मूवमेंट्स में भी किस तरह की पाबंदी हो सिटी से। लेकिन जिस तरह से इन्होंने फिर डिच किया और वो एकदम आप जानते हैं वो सारा किस्सा, तो उसके बाद जाहिर है कि बहुत मुश्किल होगा पीएमएलएन के लिए कि वो बतौर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही पर एतबार करें या उनके साथ तो बतौर वज़ीर आला आगे इलेक्शन कैंपेन है। बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है पार्टी को, उस पार्टी को जो डैमेज कंट्रोल है वो भी करना है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग करनी है, तो उसके लिए जाहिर है फितरी ख्वाहिश होती है कि एक फ्रेंडली गवर्नमेंट उनकी हो या उनकी अपनी हुकूमत हो। अच्छा नाजिर साहब, खान साहब की तसद का जरा जिक्र कर लेते हैं। ऐसा मुमकिन है कि खान साहब बनकर ही पार्लियामेंट में जाने का ऐलान करें और उनके फॉलोअर्स इसको भी खान साहब का एक बड़ा छक्का मान लें कि ये भी एक बड़ी अच्छी मूव है खान साहब की जानिब से, जैसा कि पहले हमने देखा कि इमरान इस्माइल के हवाले से कहा गया पीटीआई की जानिब से, खान साहब की जानिब से, कि उनके कपड़ों में से 4 गोलियां निकली लेकिन वो बच गए। तो फॉलोअर्स ने इस बात पर यकीन किया। जी मैं ये समझता हूं कि इमरान खान का जो ये वापस पार्लियामेंट में जाएंगे, आसार यही हैं कि वापस जाएंगे और इनको मतलब ये एक बहुत खुशाइन बात होगी, ये एक अच्छी बात होगी। इस्तीफे देने वाला तो ड्रामा 2014 से हम देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि उनको सपोर्टर्स को फर्क नहीं पड़ता इस तरह की बात से। अगर वो पार्लियामेंट वापस आते हैं और हुकूमत ने जो शर्त जाहिर रखी है कि अगर आपको री इलेक्शन चाहिए तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में पहले आप वापस आए, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में आना एक अच्छी बात होगी। हम इस जज्बातियत और इस वहशत और ये जो एक जुनून है जिसे कहिए उस सड़कों पे जो हम देख रहे हैं, ये किसी के लिए भी जाहिर है इसका फायदा किसी को भी नहीं हो सकता। एक तो ये कि बेमानी और बेवजह पैसा खर्च होता है, लोग तंग होते हैं, मतलब है कि हमारी एक इंस्टेबिलिटी जो है वो नजर आती है। तो पार्लियामेंट में यही गुफ्तगू अगर पार्लियामेंट में हो, यही एहतजाज और यही मामला जो है सियासी अमल में हो, तो इससे पार्लियामेंट मजबूत होगी। और हर वो कदम जो पार्लियामेंट को मजबूत करता है जाहिर है कि उसकी हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि इंतकाले इख्तिदार का यानी ट्रांसफर ऑफ पावर, हजारों साल की तारीख में इंसान जो है ये ट्रांसफर ऑफ पावर का जो मैकेनिज्म है वो तलवार रहा है। यानी हमेशा से ये यानी इंतकाल इख्तिदार का मतलब ही ये है
पहले ये होता था सल्तनतों में कि लोग आते थे, फौजें आती थी, वो पहले आप। लेकिन नाजिर साहब ये बताएगा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत देखा 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से बात की जाती रही, 50 लाख घर दिए जाएंगे, सेहत तालीम सबके लिए होगा, बैरून मुल्क से लोग यहाँ पर नौकरियां करने आएंगे, ये सब कुछ नहीं हो सका। हकीकी आज़ादी की बात जो इमरान खान कर रहे हैं, फिर वो किस तरह से पॉसिबल होगी? उन तमाम चीज़ों पर भी यू टर्न लिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें भी मुमकिन नहीं हो पाएंगी। देखिए, इत्तफाक या इख्तिलाफ अपनी जगह है, और खान साहब का वो जो भी मतलब है, उनके जो भी यू टर्न्स हैं या राउंड अबाउट पे उनकी कैरियर है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बात फेयर हो वो करनी चाहिए, और ये है कि हकीकी आज़ादी का जो नारा है, ये बहुत पुरकशिश नारा है, ये बहुत अपीलिंग नारा है। हकीकी आज़ादी का जो नारा है उसके पीछे दरअसल एक तारीख है पाकिस्तान की पूरी, जो इस हकीकी आज़ादी वाले नारे को, वो तारीख जो है वो बहुत दिलकश और पुरकशिश बना देती है इस नारे को। अब ये है कि हकीकी आज़ादी जो खान साहब जिस तरफ इशारा करते हैं, ये नारा तो रहेगा, लोग जाहिर है कि फॉलो भी करेंगे, लेकिन हकीकी आज़ादी का जो मतलब लोग समझ रहे हैं। देखो ना, एक बात लीडर कहता है वो एक चीज होती है, लोग उसका मतलब समझते हैं वो दूसरी चीज होती है। तो हकीकी आज़ादी जो खान साहब ये भी समझ लेना चाहिए कि देखिए, ग्लोबल विलेज में जिसमें हम रहते हैं, जहां पे इकोनॉमीज जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं, हकीकी आज़ादी उस तरह से अगर आप देखें तो आपको हार्डली कोई ऐसा मुल्क मिलेगा जो उस तरह से आप कहिए कि आप हकीकी आज़ाद, उससे हकीकी तौर पर आज़ाद कह सके। सबसे बड़ी मिसाल उसकी अमेरिका और चीन है। मतलब अमेरिका और चीन की जो ब्लॉक्स बनाने हैं, उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो खिलाफात हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं, ढके छुपे नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि वो इख्तलाफात या जंग या आते हुए जो मुकाबले हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप उनका ट्रेड का वॉल्यूम देख लीजिए आपस में क्या है। अमेरिकन कंपनीज को आप देख लीजिए कि चाइना में वो कुछ तरह से ऑपरेट कर रही हैं, और फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स अमेरिका के लिए देख अच्छा नाजिर साहब, हुकूमत जब खान साहब की थी तब भी अवाम बेचारे महंगाई का रोना रो रहे थे, तब भी वो परेशान थे। अब पीडीएम की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, तब भी अवाम उन्हीं हालात में है, बल्कि मजीद वर्स्ट हो चुके हैं। तो जितने भी अवामी नुमाइंदगान हैं, लीडर्स हैं, ये अवाम के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए, महंगाई का ताल्लुक जो है, ये तो बुनियादी तौर पे, एक तो खैर जो दुनिया में इवेंट्स हैं वो तो हो ही रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान पे भी आ रहा है, लेकिन महंगाई का बहुत बड़ा ताल्लुक, मैं शायद आपकी तवज्जो ज्यादा लोग इस पे नहीं डालते, महंगाई का बहुत बड़ा ताल्लुक रूल ऑफ लॉ से भी है। रूल ऑफ लॉ होता है जो इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसको खालिस होना चाहिए, उसको ठीक होना चाहिए, ताकि वैल्यू फॉर मनी ये होता है, वैल्यू फॉर मनी आपको मिलनी चाहिए। इसका ताल्लुक भी रूल ऑफ लॉ से है। और कीमतों में जो एक आप कहिए आर्टिफिशियल इजाफे और नाजायज मुनाफा, इसका ताल्लुक भी ज़ाहिर है रूल ऑफ लॉ से है। अब रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से एक तो एक्चुअल यानी ट्रिगर करने वाला वो क्राइसिस है जो ग्लोबल इकोनॉमी में है, पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से महंगाई है। लेकिन एक वो महंगाई भी आर्टिफिशियल ज्यादा इंक्रीज है जो रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से, और ये इस वजह से है क्योंकि खुल्लम खुल्ला मतलब है कि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, अभी हमने देखा वो बुशरा बीबी और वो सारा का सारा उनका जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, वो करप्शन के स्कैंडल्स, उसके अलावा दूसरी जगह भी हमने देख लिए जायदादों वगैरह की तफसीलात, आज भी यही हो रहा है। तो अवामी नुमाइंदे जब तक आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए अपनी जाहिर है वो पैसा इकट्ठे करने में बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार जी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से भी हमें जो आर्टिफिशियल महंगाई है उसका सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन सारी सूरत हाल में जो नुकसान है वो अवाम के ऊपर जो बोझ है वो पड़ा हुआ है। प्रोग्राम में अब लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, मजीद खबरें और तंजीह शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जहां इस वक्त मंदी देखने में आ रही है। हफ्ते का ये पहला रोज है, मंडे का स्टार्ट है और कोई अच्छी खबर मौसूल नहीं हो रही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पर इस वक्त मंदी देखने में आ रही है। KSE 100 इंडेक्स में 629 पॉइंट्स का खसारा देखने में आ रहा है और साथ ही साथ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे इजाफा भी हो गया है। कारोबारी हफ्ते का ये पहला रोज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छी खबर नहीं है। मंदी का रुझान देखने में आ रहा है, जहां KSE 100 इंडेक्स में
629 पॉइंट्स का खसारा इस वक्त हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी 6 पैसे इजाफा हो चुका है। मुल्की हालात कब बेहतर होंगे, मईशत कब बेहतर होगी, इसका तयन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से भी किया जाता है। कारोबारी हफ्ते का ये पहला रोज़ है और अच्छी खबर नहीं है यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां मंदी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स में 629 पॉइंट्स का खसारा देखने में आ रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी 6 पैसे का इजाफा हो चुका है। तो प्रोग्राम में नाजरीन अब आगे बढ़ते हैं और एक और अवामी मसले को अनवार उजागर करते हैं। अवामी मसला क्या है? और ये वो मसला है जिसका सामना आपको भी करना पड़ रहा है, इसका सामना मुझे भी करना पड़े। एक जानिब तो बिजली की किल्लत है, लोड शेडिंग है, गैस बहरान है, और दूसरी जो मुआशी एक सूरत हाल है, लोग परेशान है। ग्रोसरी करने जाएं तो बिल्स आप देखें कितने ज्यादा आ जाते हैं। अनवार, बच्चों की स्कूलिंग इतनी महंगी हो चुकी है और ऐसे में जो सबसे दुखती रग है वो ये है कि बिजली तो जा रही है, लेकिन जो बिजली के बिल हैं वो 4 गुना बढ़ चुके हैं। और जिस तरह से नबिया ने कहा कि किसी एक का मसला नहीं है, इसमें हम देखें तो जो झुग्गियों में रह रहे हैं या जो आलिशान महल्लात में रह रहे हैं वो भी इस सिचुएशन में काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि साइंस और जो बाकी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें काफ़ी जिद्दत भी आई है। और किस तरह से ये जो एनर्जी का एक बहरान हम उसको फेस कर रहे हैं, कितनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, किस एहतियात से हम उसको चेंज कर सकते हैं, आज के शो में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे। और उसमें हम आपको ये बताते हैं कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में साल के 10 माह तक पंखे इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक बड़ा बिजली के बिलों में इजाफा भी होता है। बिजली के बिलों में इजाफा भी होता है। तो माए घर में एक ही आवाज, मेरी अम्मी का तो हर वक्त शोर रहता है कि लाइट ऑफ कर दो, पंखा बंद कर दो, बच्चे सुनते नहीं और फिर बिजली के जब भारी भरकम बिल आते हैं तो फिर सबसे ज्यादा बिजली भी पंखे, एसीज के बाद सबसे ज्यादा पंखे ही बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल गुजारा नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीज ये है कि पहली बार मुल्की तारीख में BLDC इन्वर्टर फैंस जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं। उसकी डिटेल देंगे। इन स्टूडियो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, CEO हैं फैंस गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या टेक्नोलॉजी है ये BLDC इन्वर्टर की और दूसरे जो फैंस हैं उससे किस तरह से डिफरेंट है? BLDC बेसिकली स्टैंड फॉर ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। लोग आमतौर पर समझते हैं कि करंट दो तरह की होती है, एक जो बैटरी से आती है जिसको DC डायरेक्ट करंट बोलते हैं जी, और दूसरी जो हमारे घरों में AC वापडा की तरफ से सप्लाई होती है AC करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो BLDC टेक्नोलॉजी, DC इससे चलने वाली जो मोटरें होती हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं बनिस्बत कन्वेंशनल AC कैपेसिटर मोटर्स के। ठीक है। तो ये बेसिकली वही टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले वर्ल्ड फेमस कार कंपनी टेस्ला ने अपनी गाड़ियों में मुतारफ़ कराई। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं और ये 50% से ज़्यादा आपको एनर्जी सेव करके देती हैं। मोटर में मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक रोटर कहलाता है और एक स्टेटर कहलाता है जी। BLDC की हैसियत ये है कि उसमें जो रोटर होता है, जो घूमता है पार्ट, उसमें परमानेंट मैग्नेट मकनातीस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको किसी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती, जिससे ये डायरेक्ट आपको सेव करके देती है 50% से ज़्यादा एनर्जी। ठीक है। जबकि जो दूसरे कन्वेंशनल पंखे हैं उनसे अगर आप इनको कह रहे हैं कि 50% जो बिल यूजुअली पंखा चलाने का आता है, उस ये अगर हम लगाते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ तो 50% सेविंग हो सकती है जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी परचेजिंग भी अफोर्डेबल है या वो जब लेने जाएंगे तो वन टाइम अच्छा नहीं, खरीदना जो है वो भी लोगों की कैपेसिटी में है? कोई ख़ास प्राइस में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वो डिफरेंस जो है वो आप समझ लें कि 1 महीने का जो आपका बिल महंगा आना है वो आप इन पंखों पे इन्वेस्ट वो फर्स्ट मंथ में आपको ये रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो आपको ये आइडिया किस तरह से जनरेट हुआ इस तरह के इन्वर्टर फैंस बनाने का? क्योंकि एसीओं का तो हमने देखा बड़ा रुझान है, इन्वर्टर एसीज हैं, तो अभी फैंस में किस तरह से टेक्नोलॉजी आई है? हम चूँकि इस फील्ड में थे, मैंने अपने वालिद साहब मियाँ खुर्शीद अहमद साहब के साथ मिल के 1990 में ये कारोबार शुरू किया। ठीक है। और बाद में मेरे भाई मियाँ सईद अहमद, मियाँ शहजाद अहमद ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे मौका मिला लेट 90s में, जब नोकिया मोबाइल फ़ोन कंपनी बड़े रूज पे थी, तो उनके
रिसर्च सेंटर में काम करने का मुझे मौका मिला। तो वहाँ से कुछ आदत पड़ गई जब आए, और जब आपको याद होगा 2010, 11, 12 में लोड शेडिंग बड़े अरूज पे चली गई, बहुत लंबी लंबी लोड शेडिंग होती थी। और गवर्नमेंट ने उस वक्त एक सर्वे किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ पंखे चल रहे हैं, नीका जो इनका एनर्जी के रिलेटेड इदारा है उनके साथ मिल के, और वो सारे का सारा बोझ जो है ना लोड शेडिंग का उन्होंने फ़ैन इंडस्ट्री पे डाल दिया कि जी आप चूँकि एनर्जी एफिशिएंट पंखे नहीं बना रहे, इसलिए ये लोड शेडिंग ज़्यादा जो है ये आपकी वजह से हो रही है। ठीक है। तो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया, उन्होंने एक पंखा डेवलप भी करवाया कुछ फ़ैन कंपनीज के साथ मिल के, लेकिन वो वही AC कैपेसिटर टेक्नोलॉजी थी, उसकी उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस कम करके 60 वाट के लगभग वो पंखा डेवलप करवाया और उसको मार्केट किया, और उसका अग्रेसिवली बड़ी पब्लिसिटी की गई। ठीक है। और अगर जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, हम घरों में मसाइल देखते हैं, अब आपदा की वजह से इश्यूज़ हैं कि जो बिजली है वो पूरी नहीं आती, वोल्टेज कभी सर्ज आ जाती है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं, कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी इस पंखे में ऐड की गई है? क्योंकि हम जो कन्वेंशनल फैंस हैं उनमें देखते हैं कि कैपेसिटर बार बार उड़ जाता है वोल्टेज की इंस्टेबिलिटी की वजह से। जी, ये इस तरफ भी आता, तो थोड़ा सा मैं वो आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं कि गवर्नमेंट ने बड़ी अग्रेसिवली इसको एडवर्टाइज़ किया टीवी पे, अखबारात में, अता के बिजली के बिल्स के पीछे भी उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट की कि लोगों को तरगीब दी कि आप ये 3 स्टार एनर्जी पंखा परचेज़ करें। लेकिन वो पंखा की हमारे जो सार्फिन हैं उनकी ज़रूरियात को फुलफ़िल करता ही नहीं था, इसलिए उसकी सेल 1% से भी ना बढ़ सकी। तो हम 3 भाई थे, हम क्योंकि इस फील्ड में थे, हमने सोचा कि ये टाइम है कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। हमने एग्रेसिवली सोचा और ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने काम किया। ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बाकी दुनिया में जहाँ पर इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं, आई एम श्योर लोगों का जो बोझ है उनके कंधों से वो कम हो सकता है इन इन्वर्टर फैंस की वजह से। तो ये यूपीएस के साथ भी ऑब्वियसली कंपैटिबल होंगे। जी बिल्कुल। ये मतलब एक तो 50% से ज़्यादा आपको एनर्जी सेव करके देता है। दूसरा, जब आप ये बोल रहे हैं कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं गर्मियों में बहुत सारे इलाकों में, वैसे तो 220 वोल्ट हम 220 वोल्ट हम बोलते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में 200 तक 150 और कुछ लोग तो बताते हैं कि 100 वोल्ट तक भी आ रहे हैं। तो हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि ये 100 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस बरकरार रखता है। ठीक है। जबकि दूसरे पंखे जो कन्वेंशनल हैं वो यूं ही 200 से नीचे 150 की तरफ। आप इतनी जबरदस्त बातें बता रहे हैं, लोगों का तो इतना इंटरेस्ट आई एम श्योर बढ़ चुका होगा। ऑनलाइन परचेजिंग भी की जाती होगी या कर सकते हैं सार्फिन जो देख रहे हैं? या किन मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान ये हर कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है। हमने भी अपना डिस्प्ले भी बना दिया है सार्फिन के लिए फिरोजपुर रोड लाहौर में। ऑनलाइन भी कंपनी की वेबसाइट से पूरे पाकिस्तान से परचेज की जा सकती है। ठीक हो गया जी, ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमें बता रहे थे कि जो एनर्जी एफिशिएंट है ये 50% तक है, और अभी हमने भी देखा जो बिल्स हमें आते हैं उनकी बैक साइड पर ये लिखा होता है कि 3 स्टार फैंस जो हैं वो यूज़ किए जाएं, जो इन्वर्टर फैंस हैं, ताकि बिजली की सिर्फ ये नहीं है कि हमारे घर में कम बिल्स आएँ, बिजली की बचत करना भी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और प्रोग्राम में इसके साथ ही बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। भाई काम है ये 100 साल से भी पुराना काम है हमारे ख़ानदान में। ये फ्रेश वाटर भी जो है वो भी हर किस्म की होती है हमारे पास। रिवर में मली, संगाड़ी, सौल, खगे, बाम, ये सारी मछली होती हैं। ये जो फार्म है, फार्म में आपको ज़्यादातर जो है ये रोहू मिलेगा, थैला मिलेगा या ग्रास मिलेगा, जिसको माशेर करके बेचते हैं। कभी रोहू जो है 2-2.5 किलो वाला है, उसका 350, 310, 320 ऐसे रेट चलता है। यानी कि अब आड़त में 300 पर ये दे तो 330 बढ़ जाता है, तो उधर आड़त
ठीक है। फिर बाम है, बाम जो है किलो वाली 2 किलो वाली वो 300 350 400 यह रेटिंग है बाम दा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 10-12 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਲੀ, ਸੰਘਾੜੀ, ਸੌਲ, ਖੱਗਾ, ਗਰਾਸ, ਬਾਮ, ਫੌਜੀ ਖੱਗਾ, ਬਛੂਆ, ਸੰਘਾੜੀ। ਲੀ 350 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 200 250 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ पैसे ਵੱਡੇ होंगे, जिन्ना कोई छोटा। ओ नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अनवार, मछलियों का सीजन भी वैसे तो आ चुका है और बड़ी पहचान वाले अब बुजुर्गों की बड़ी नजर, बड़ी पहचान होती है। मार्केट जब जाते हैं तो बड़ी अच्छी, मेरे ख्याल से कि हम लोग अगर जो है तो हम इस तरह से पहचान ना सकें। जो हमारे घर के जो बुजुर्ग है उनकी बड़ी रिसर्च होती है। और अब सीजन आ चुका है, अब सर्दियों की सौगात ही मैं तो कहती हूँ। मछली वाला जो सालन बनता है वैसे भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। शोरबे वाली मछली खासकर बनती है। अच्छा, रेस्टोरेंट में अगर जाएं तो समटाइम उसका मुझे तो समझ में नहीं आता। आई मीन के जो देसी मछली होती है और हमारी भी यही इशू है जो ज्यादा लोगों को आता है कि देसी और फार्मी मछली का हमें नहीं आइडिया होता, क्योंकि हम जो नाम सुनते हैं वो ज्यादातर रहू, बाम, इस तरह के नाम सुनते हैं। लेकिन जो कौमी मछली हमारी है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे, महासेर नाम है। तो वो जो हमारी कौमी मछली है, तो हमें इन नामों का अंदाजा नहीं है। ताजी और जो बासी मछली होती है उसकी पहचान नहीं होती है। और रेस्टोरेंट में भी सारी मछली का टेस्ट जो है वो एक जैसा ही टेस्ट महसूस हो रहा होता है। चले, बहरहाल मछली का सीजन आ चुके हैं। आप लोग भी घर में मजे की शोरबे वाली मछली बनाएं और इसको एंजॉय करें, बच्चों को भी लाजमी खिलाएं। अब बढ़ते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। और आज की वायरल वीडियो, ब्रेक में भी अनवार हम बस वाह ही किए जा रहे थे। तो जरा आप भी देखें और आप भी दाद दें इस नौजवान को। जी जनाब, तो ये फुटबॉल का मैदान है और यहाँ पर आपको ये शख्स, ये लड़का, अफ्रीकन बच्चा दिखाई दे रहा होगा। और जनाब देखें इसके so skillful, he's so skillful। देखें आपके वाकई कि वो बॉल को नीचे जमीन पर नहीं जाने देगा। और मैं तो ब्रेक में बात कर रहे थे कि नहीं भाई, इट्स नॉट पॉसिबल, कोई मैग्नेट लगाया हुआ है इसने फुटबॉल में और अपनी फुटबॉल पे। बिल्कुल। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि भाई आप ही मैग्नेट लगा के मुझे भी उन्होंने चैलेंज किया, स्टंट कर दे। लेकिन वाकई टू डिफिकल्ट। आपने कभी ट्राई किया वैसे फुटबॉल? फुटबॉल तो नहीं ट्राई किया, क्रिकेट वगैरह ट्राई की हुई है वैसे बचपन में, अब तो वो भी नहीं। तो बहरहाल आई थिंक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अनवार, आप देखिए इस बच्चे की बॉडी में। जिस तरह से उसने ये अपना स्किल दिखाया है, ये आर्ट दिखाया है, इसीलिए इस वीडियो पर 50 मिलियन व्यूज हैं। बहुत ज्यादा व्यूज हैं ये। अच्छा, ये देखिए, ये एक्सरसाइज क्या इसको अनवार कहा जाता है? लेग रेस करना। यूजुअली जब हम जिम में जाते हैं तो लेग रेस करते हैं, तो मेरे लिए तो नॉर्मल हम लोग एक्सरसाइज करना, इस तरह बॉल को मैनेज करना, एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बच्चे को देख के लग ही नहीं रहा। और आजकल वायरल नबिया इसलिए भी ये वीडियो ज्यादा हुई है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है इस वक्त। और जिस तरह से, और हमने जैसे अपने शोज में भी बात की कि जो फुटबॉल है उसमें जो आपकी फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। कि अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो फुटबॉल में यू हैव टू बी एक्टिव इन एवरी सेकंड, क्योंकि सेकंड्स का ये गेम है। अच्छा, और देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इस बच्चे को पता है कि कोई इसको वीडियो बना रहा है। आप देखिए कितना कैंडिड और दूर से ये शॉट बना हुआ है, करीबी शॉट भी नहीं है, कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं लग रहा। जैसे कोई शायद देखने वाला फैन वो अपने को प्रैक्टिस कर रहा है अपनी रूटीन में। आई थिंक शायद कहीं पर पार्टिसिपेट करना हो इवेंट में, आई एम श्योर करता भी होगा, जितना स्किलफुल और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी है। बहरहाल वायरल वीडियो थी, आपके साथ हमने प्रोग्राम में शेयर की और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है लेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।